हाँ तो बच्चों आज सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? दो प्रकार से इसकी डेफिनेशंस आती हैं। एक तो थ्योरेटिकल इसको डिफाइन कर देते हैं, थ्योरेटिकल इसकी परिभाषा को बताया जा सकता है, और दूसरा मैथमेटिकली इसकी परिभाषा को बताया जा सकता है। पहले मैं थ्योरेटिकली बात करके चलूं तो हमने इससे पहले जान चुके होते हैं आवेश के बारे में। आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। तो मैं यहां पर एक आवेश की कल्पना करके चल रहा हूं। यहां किसकी कल्पना करके चल रहे हैं? एक आवेश की। इस पॉइंट पर कोई भी एक आवेश उपस्थित है तो आवेश से बल रेखाएं दो अवस्थाएं होंगी। आवेश से बल रेखाओं की दो अवस्थाएं होंगी। यदि आवेश धनात्मक है तो बल रेखाएं आवेश से बाहर की तरफ जाएंगी। यदि आवेश कैसा है? धनात्मक है तो बल रेखाएं कहां पर जाएंगी? बाहर की ओर जाएंगी। और यदि आवेश कैसा है? ऋणात्मक है तो बल रेखाएं क्या होंगी बेटा? अंदर की ओर आएंगी। दो पॉइंट यहां पर बल रेखाओं के हो चुके। यदि आवेश धनात्मक हो या आवेश ऋणात्मक हो, आवेश धनात्मक हो तो बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं, और आवेश ऋणात्मक हो तो बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। अब इस जगह पे कोई भी एक बंद पृष्ठ बना दें, एक बंद लूप की कल्पना कर लें। तो मैं पूरे संपूर्ण में यहां तक एक बंद पृष्ठ की बात कर रहा हूं, इस जगह पे यहां पर बंद लूप की बात कर रहा हूं। मैं तो ऐसे नहीं करना चाह रहा, कोई और तरीका काम में ले लूं। कोई जरूरी नहीं है कि हम एक वृत्ताकार बंद लूप ही लेके चले। मैं तो ऐसा इस प्रकार से एक बंद लूप लेके चलूं। कुल मिला के एक बंद लूप की कल्पना कर लें तो उस बंद लूप में से कुल कितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, उनकी संख्या। जो बंद लूप लेके चलेंगे उस बंद लूप में से कुल कितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, उनकी संख्या को फ्लक्स कहते हैं। यहां फ्लक्स जो 12वीं लेवल में अपन पढ़ते हैं बेटा, 12th लेवल में, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है विद्युत फ्लक्स और एक होता है चुंबकीय फ्लक्स। मैं सबसे पहले विद्युत फ्लक्स पे 2 मिनट बाद में आऊंगा, पहले फ्लक्स के बारे में बात कर रहा हूं। विद्युत फ्लक्स होता है, एक होता है चुंबकीय फ्लक्स। मैंने अभी अभी बताया बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। जिस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं होती हैं उसी प्रकार से कौन सी बल रेखाएं होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं जब काम में ले ली जाए तो उसे विद्युत फ्लक्स कहेंगे, और चुंबकीय बल रेखाएं जब काम में ले ली जाए तो उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या हो गया? कोई भी बंद पृष्ठ लें, बंद पृष्ठ का होना जरूरी है। और बंद पृष्ठ कहां लिया जाएगा? अगर मैं विद्युत बल रेखा की बात करके चल रहा हूं तो विद्युत क्षेत्र में लिया जाएगा, और यदि मैं चुंबकीय बल रेखा की बात करके चल रहा हूं तो चुंबकीय क्षेत्र में लिया जाएगा। कोई भी बंद पृष्ठ, मैं विद्युत फ्लक्स की बात ऊपर आ रहा हूं। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र का होना जरूरी है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जब उपस्थित नहीं रहेगा तो विद्युत बल रेखा उपस्थित नहीं रहेंगी। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बंद पृष्ठ से, एक बंद पृष्ठ ले लिया, जो गुजरने वाली रेखाएं, कौन सी रेखा होती है ये? इनको अपन विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कह देते हैं। गुजरने वाली विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो गया बेटा अपने पास? किसी बंद पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली या आने वाली, इससे कहते थे बंद पृष्ठ से संबंधित बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब चूंकि यहां पे क्या ली जा रही है? एक संख्या। मैं क्या कह के चल रहा हूं? डेफिनेशन बल रेखाओं की संख्या। अब क्या में लिया एक संख्या? संख्या कैसी राशि होती है? स्केलर प्रॉपर्टी होती है, अदिश राशि होती है। तो जो फ्लक्स हो गया कैसी राशि हो जाएगा? अपने आप में एक अदिश राशि। उसको मैथमेटिकली निकालना चाहे कि कितने संख्या हो सकती है, तो संख्या डिपेंड करती है डायरेक्ट ही किसके ऊपर? विद्युत क्षेत्र के ऊपर। किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? विद्युत क्षेत्र के ऊपर। तो विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं किससे अपन? ई से। मान लो यहां पर कोई ना कोई एक वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र अपन ने लिया, उस विद्युत क्षेत्र में कोई ना कोई संख्या तो है, उसका कोई ना कोई मान तो है, और उस मान में मैं कितने क्षेत्रफल से संबंधित बल रेखाओं को लेना चाहता हूं।
फ्लक्स निर्धारित कर रहा है। किसको निर्धारित कर रहा है फ्लक्स? केवल एक बात को, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित बल रेखाओं की संख्या को। अगर मैं विद्युत फ्लक्स की बात कर रहा हूं तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या और विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए, और अगर मैं चुंबकीय फ्लक्स की बात करके चल रहा हूं तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होनी चाहिए। अब मैं यहां जिस पॉइंट पर आके विचार कर रहा हूं कि मैंने विद्युत क्षेत्र तो ले लिया, विद्युत क्षेत्र में कोई ना कोई मान विद्युत क्षेत्र का होगा जिसके आधार पर बल रेखाओं की संख्या को निर्धारित किया जाएगा। दूसरा, कितने क्षेत्रफल में लेकर चल रहा हूं, इन दोनों के आधार पर। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली डिसाइड करना चाहूं, गणितीय रूप में निर्धारित करना चाहूं, तो क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मान, गणितीय रूप में विद्युत फ्लक्स का जो मान आएगा वो आएगा विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर। चूंकि इससे पहले हम कक्षा 11वीं में अदिश गुणनफल पढ़ चुके होते हैं। कक्षा 11वीं में कौन सा गुणनफल पढ़ चुके होते हैं? अदिश गुणनफल। और यहां मैं कह के चल रहा हूं अदिश गुणनफल के क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो अदिश गुणनफल के बराबर जब ये आ रहा है तो यहां छोटा सा एक पॉइंट आएगा बस। मैं यहां मान के चलूंगा जो विद्युत फ्लक्स निकाल रहा हूं, विद्युत फ्लक्स में जो लेके चल रहा हूं, किसका अदिश गुणनफल लेके चल रहा हूं? विद्युत क्षेत्र और क्या कह के चल रहा हूं? क्षेत्रफल। दोनों का कौन सा गुणनफल करेंगे बेटा? अदिश गुणनफल। कक्षा 11वीं में हम पढ़ते हैं सदिशों का दो प्रकार से गुणनफल होता है। एक गुणनफल होता है अदिश गुणनफल और एक गुणनफल होता है सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डॉट से। जैसे दो सदिश राशियां मान लेते हैं, एक सदिश राशि है वेक्टर ए और दूसरी सदिश राशि कौन सी है? वेक्टर बी। तो दो प्रकार का गुणनफल होगा इनका, एक अदिश कहेंगे और दूसरा कौन सा कहेंगे? सदिश। तो अदिश को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसकी जो वैल्यू आती है, इसका जो मान आता है वो क्या आता है? ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा। यानी कि प्रथम सदिश का परिमाण, द्वितीय सदिश का परिमाण, दोनों का परिमाण ले लिया और दोनों के मध्य बनने वाले कोण की कौज्या। अब ऐसे ही एक तो ये हो गया अदिश गुणनफल और दूसरा कौन सा होता है अपने पास? सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल को कैसे लिखेंगे? सदिश गुणनफल को लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है ए बी और क्या आती है बेटा? साइन थीटा। और इसमें दिशा को किससे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है? एन कैप से। अब मैं यहां क्या कह के चल रहा हूं आपसे, क्या बता के चल रहा हूं? विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि विद्युत फ्लक्स क्या कर रही है? बल रेखाओं की संख्या को निर्धारित करती है, और बल रेखाओं की संख्या को निर्धारित कर रही है अदिश राशि। तो कौन सा गुणनफल होना चाहिए? अदिश गुणनफल। यहां अदिश गुणनफल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से। विद्युत फ्लक्स को मैं सबसे पहले फ्लक्स की कहूं तो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। विद्युत के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लगा देते हैं? ई। तो विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित कर दिया जाएगा? फाई ई का मान। विद्युत क्षेत्र को लिखा जाता है किससे बेटा? ई से। और क्षेत्रफल में अल्पांश क्षेत्रफल मान के चलो, क्षेत्रफल मान के चलो तो उसको क्या लिख देता हूं? डी एस। यहां क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र दोनों सदिश रूप में लिए जाते हैं। कौन से रूप में लिए जाते हैं बेटा? सदिश रूप में। अब यहां जो अल्पांश क्षेत्रफल लेके चल रहा हूं तो फ्लक्स भी संपूर्ण नहीं हो सकता। फ्लक्स भी कैसा होगा? अल्प, और अल्प के लिए क्या लगा देते अपन? या तो डी लगा देते हैं या क्या लगा देते हैं? डेल्टा। संपूर्ण के लिए क्या करते हैं? संपूर्ण के लिए हमेशा ही क्या किया जाता है बेटा? समाकलन। तो क्या लिख देता हूं? संपूर्ण के लिए, किसके लिए? संपूर्ण के लिए क्या करने पर? समाकलन करने पर। क्योंकि जब किसी एक छोटे अल्पांश से पूरा या कंप्लीट मान निकालना पड़े तो हमेशा उसका क्या करना पड़ता है? समाकलन। भाई समाकलन का मतलब होता है समायोजित कर देना, छोटे छोटे भागों को जोड़ देना, इकट्ठा कर देना। तो हम छोटे से भाग का ले लिया, एक डीएस का, फिर दूसरे डीएस का, फिर तीसरे अल्पांश क्षेत्रफल डीएस का, और सबको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो संपूर्ण मान आ जाएगा। अब संपूर्ण के लिए समाकलन किया तो इधर क्या आ गया? डी फाई ई बराबर ई डॉट डीएस। ई डॉट डीएस जिस प्रकार से मैंने आपको बताया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का
डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे, अदिश गुणन खोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, खोलेंगे पहले का परिमाण, दूसरे का परिमाण और दोनों के मध्य बनने वाले कोण की कोज्या का गुणनफल परिणामी मान आएगा। तो ऐसे इसको खोल दें तो समझ क्या आ जाएगा, ये ई पहले सदिश विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ds दूसरे का परिमाण और इनटू में क्या हो जाएगा cos थीटा, और ये किसका मान आ रहा है डी फाई ई। अल्प का समाकलन करेंगे, डी फाई का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा फाई ई, ई और cos थीटा। अब ये स्केलर प्रॉपर्टी हो गई, निश्चित मान हो गए, तो इनको अपन बाहर निकाल देते हैं ई cos थीटा को, और समाकलन क्या बच जाता है ds, और ds का समाकलन करेंगे तो वापस से क्या हो जाएगा अपने पास, ds का समाकलन करने के बाद क्या आ जाएगा s। तो फाई ई को जो लिखते हैं वो क्या लिख देंगे ई एस cos थीटा। ये एक मैथमेटिकली रूप में, गणितीय रूप में फ्लक्स का मान आ जाता है। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स हो गया विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से संबंधित बल रेखाओं की संख्या। थ्योरेटिकली बात करके चलें, विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी बंद पृष्ठ से संबंधित बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। गणितीय रूप में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या लिखा जाएगा, गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र सदिश, क्योंकि मैं यहां अदिश गुणनफल की बात करूंगा, और अदिश गुणनफल दो सदिशों का किया जाता है। अदिश गुणनफल किनका किया जाता है, दो सदिशों का। तो विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल का मान क्या आता है, विद्युत फ्लक्स के बराबर। मैं मान के चल रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र सदिश का मान कितना है, वेक्टर ई, और क्षेत्रफल सदिश का मान कितना है, वेक्टर ds। तो दोनों का जो अदिश गुणनफल कर रहे हैं वो किसको निर्धारित करेगा, विद्युत फ्लक्स को, और विद्युत फ्लक्स का मान क्या आ गया फाई ई। इस प्रकार से ये विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन के बाद इसमें छोटी सी बात का निर्धारण करेंगे, इसका मान कैसे निर्धारित किया जाएगा। देखो बेटा यहां पे क्या है कि जो मान आ चुका है फाई ई का वो आ गया ई एस cos थीटा। तो जो विद्युत फ्लक्स की निर्भरता की बात करें, निर्भर किन किन बातों पर करेगा, तो निर्भर ये तीन बातों पर कर रहा है, अपने यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है। जो विद्युत फ्लक्स है उसकी निर्भरता कितने बातों पर रहेगी, तीन बातों पर रही है। नंबर एक, सबसे पहले क्या आ रहा है, विद्युत क्षेत्र। भाई अपने सूत्र में देख लो, आप कभी भी किसी भी भौतिक राशि की निर्भरता को निर्धारित करना हो तो डायरेक्ट उसका आप सूत्र लिखो। सूत्र लिखते ही जो जो भौतिक राशियां उसमें परिवर्तनशील होती हैं उन भौतिक राशियों का आप सीधा कह सकते हैं उन पर निर्भर करता है। अगर दोनों भौतिक राशियां अंश में आती हैं या हर में आती हैं तो वहां समानुपाती रूप से निर्भर करता है, और यदि दोनों भौतिक राशियां में एक अंश में आती है दूसरी हर में आती है, या एक हर में आती है दूसरे अंश में आती है, तो वो व्युत्क्रमानुपाती रूप से निर्भर करती हैं। अब मैं यहां जिस बात की कहना चाह रहा हूं, फाई ई का मान सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ई के ऊपर। ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। दूसरा किसके ऊपर है, एस के ऊपर, जो बंद पृष्ठ अपन लेके चल रहे हैं उस बंद पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल के ऊपर। और तीसरा क्या है, कोस। कोस तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है। थीटा, थीटा क्या बन रहा है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के मध्य का कोण। तो कुल मिलाके ये विद्युत फ्लक्स कितनी बातों पर निर्भर करता है, तीन बातों पर। नंबर एक, विद्युत क्षेत्र पर। किस पर बेटा, विद्युत क्षेत्र पर। नंबर दो, क्षेत्रफल पर। और नंबर तीन, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के मध्य के कोण पर। क्षेत्रफल के मध्य के कोण पर। इन तीन बातों पर विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर करता है। ये तीन बातें ऐसी हैं जिन पर किसका मान निर्भर करता है बेटा, विद्युत फ्लक्स का। अब साथ साथ ये भी कह सकते हैं कब इसका मान धनात्मक लिया जाएगा और कब इसका मान ऋणात्मक लिया जाएगा। इन सबसे पहले विद्युत फ्लक्स हो गया, ये सेकंड पॉइंट इसी में आ जाता है, विद्युत फ्लक्स की निर्भरता। इसी में आ जाता है इसकी वैल्यूज जो आएंगी वो प्लस में या माइनस में हो सकती है या नहीं हो सकती। तो जैसा कि हम इस सूत्र में देख रहे हैं, फाई ई का मान क्या आ रहा है, ई एस cos थीटा। यहां ई क्या कह रहा हूं, परिमाण, और परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। कोई भी भौतिक राशि ले लो, उस भौतिक राशि का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। परिमाण हमेशा ही कैसा लिया जाता है बेटा, धनात्मक। दूसरा एस, ये भी परिमाण है,
तो ई और एस तो कभी नेगेटिव होंगे ही नहीं, यानी कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल को नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। अब क्या रह गया कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यूज देखो कहां से कहां तक पॉजिटिव होती है और कहां से कहां तक नेगेटिव होती है। तो नंबर एक मैं कह के चलूं, जब अपने पास जो थीटा का मान है या कोण का मान है वो 0 से लेकर के और कितने के बीच में होता है बेटा, 90 के बीच में। 0 से लेकर कितने के बीच में होता है, 90 डिग्री के बीच में। तो इस अवस्था में cos थीटा का मान कैसा होता है, धनात्मक, क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक लेते हैं तो कौन से चतुर्थांश में पहुंचती है वैल्यू, पहले चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में पहुंचती है, पहले चतुर्थांश में। अब पहले चतुर्थांश में पहुंचेगी तो पहले चतुर्थांश मान कैसा रहेगा, धनात्मक। तो इस अवस्था में फाई ई का जो मान रहेगा, फ्लक्स का मान रहेगा, वो कैसा मान रहेगा बेटा, धनात्मक। इस अवस्था में फ्लक्स का मान कैसा रहेगा, धनात्मक। दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट अब मैं एक कह देता हूं, अब मैं यहां तो कह रहा हूं पहले चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में ना होकर के वो सीधा बाई अक्ष पर हो, 90 डिग्री के कोण पर हो, तो क्या अवस्था आएगी, जब अपने पास थीटा का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। तो इस अवस्था में cos थीटा हो जाएगा cos 90। cos थीटा की जगह क्या हो जाएगा, cos 90, और cos 90 का मान कितना डिग्री हो, कितना होता है बेटा, 0। तो 0 की वैल्यू रखते ही फाई ई का मान या फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 वैल्यू रखते ही फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0। तो इस अवस्था में अपने पास फाई ई का मान कितना हो जाता है, 0। तीसरा पॉइंट, अब मैं यही कह रहा हूं कि दोनों का कोण, जो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के मध्य का कोण है, वो पहले चतुर्थांश में भी नहीं है, अपने अक्ष पर भी नहीं है, यानी कि 90 डिग्री भी नहीं है। वो कौन से चतुर्थांश में हो सकता है, दूसरे में। कौन से में हो सकता है, दूसरे में। और दूसरे में हो गया तो द्वितीय चतुर्थांश में cos का मान या cos थीटा का मान कैसा आता है, ऋणात्मक। तो जब अपने पास कोण का मान कितने डिग्री से, 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से कैसा हो, छोटा हो। 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से कैसा हो, छोटा हो। तो इस अवस्था में विद्युत फ्लक्स का मान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। क्यों हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि cos थीटा का मान कैसा हो जाता है बेटा, माइनस में आ जाता है, ऋणात्मक आ जाता है। ये 3 विद्युत फ्लक्स के मान तो निर्धारित करते हैं किसके आधार पे, cos थीटा के आधार पे। और एक थ्योरेटिकली भी इसको निर्धारित किया जा सकता है। कैसे निर्धारित करेंगे थ्योरेटिकली, एक बात कह के चला, विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स। विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या को जब विद्युत फ्लक्स कहते हैं तो बल रेखाओं में 2 स्थितियां आती है। क्या स्थिति आती है, अगर प्लस का आवेश हुआ तो बल रेखा बाहर की तरफ जाएगी, और यदि माइनस का आवेश हुआ तो बल रेखा अंदर की तरफ आएगी। 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, यदि आवेश धनात्मक हुआ तो बल रेखा का होगा, बाहर की तरफ जाएगी, और यदि आवेश ऋणात्मक हुआ तो बल रेखा का क्या होगा, अंदर की तरफ आएगी। तो इसमें से भी 2 पॉइंट बन जाते हैं जब बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं। जब बल रेखा कहां जाती हैं, बाहर की तरफ, तो फ्लक्स को कैसे लिया जाता है, धनात्मक। क्यों, क्योंकि धनात्मक बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं, प्लस आवेश की बल रेखाएं कहां जाती हैं, बाहर की तरफ। और जब बल रेखा अंदर की तरफ आती हैं, वैसे बहुत ज्यादा डीपली अंदर तक है, जब बल रेखा अंदर की तरफ आती हैं तो विद्युत फ्लक्स को कैसे लिया जाता है, ऋणात्मक। या सीधा सीधा कहें, यह डिपेंड करेगा अपने पास प्लस और माइनस आवेश के ऊपर। क्या निर्धारित करता है, विद्युत क्षेत्र का मान। और विद्युत क्षेत्र में अगर अपन परिवर्तित कर दें, यानी प्लस वाले आवेश का प्लस में विद्युत क्षेत्र आता है और माइनस वाले आवेश का माइनस में आता है, तो यहां पर प्लस की और माइनस की वैल्यू आ जाती है। इस प्रकार से विद्युत फ्लक्स हो गया। इसमें चौथा पॉइंट जो बनता है चिन्ह का, वो अगर बल रेखा कहां हो जाती है, बाहर, तो मान कैसा लिया जाता है, प्लस का। और 5वां पॉइंट जो बन जाता है कि बल रेखा कहां ली जाए, अंदर, तो मान कैसा ले लिया जाता है, ऋणात्मक। इस प्रकार से विद्युत फ्लक्स के बारे में जो नॉलेज है, जानकारी, वो यहां तक आ गई। अब एक चीज और है, इसका जो मात्रक आएगा, अभी तक हमने विद्युत फ्लक्स
को नॉर्मली डेफिनेशनल तरीके से देख लिया है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है जो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं और किसी बंद पृष्ठ से संबंधित होती है, यानी कि एक निर्धारित क्षेत्रफल से संबंधित होती है। तो किसी बंद पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र में संबंधित बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। गणितीय रूप में इसको लिखना चाहें, संख्या ली जा रही है तो संख्या क्या निर्धारित करेगा? विद्युत क्षेत्र का मान संख्या को निर्धारित करेगा। जो क्षेत्रफल लिया जा रहा है वो क्षेत्रफल संख्या को निर्धारित करेगा। बल रेखाओं की संख्या को दो चीजें, दो फैक्टर यहां पे डिपेंडेंट करेंगे, दो फैक्टर यहां पे इफेक्ट मारेंगे उन पे। पहला जो रहेगा वो रहेगा अपने पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ रहा है, और दूसरा रहेगा वो रहेगा कि यहां क्षेत्रफल का मान कितना लिया जा रहा है। तो क्षेत्रफल परिवर्तित होने पर बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित हो जाएगी। तो दोनों वैल्यूज यहां पे ले ली गई हैं, और दोनों वैल्यूज लेने के बाद विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का आदेश गुणनफल क्या आ जाता है? फ्लक्स का मान। माना जो विद्युत क्षेत्र सदिश है वो है वेक्टर ई और क्षेत्रफल सदिश है वो है ds, वेक्टर ds। दोनों का अपन ने आदेश गुणनफल किया, संपूर्ण के लिए समाकलन किया, सूत्र आ गया। इस सूत्र के आधार पर निर्भरता देखी, कितनी बातों पर निर्भर करता है? 3 बातों पर, विद्युत क्षेत्र के ऊपर, क्षेत्रफल के ऊपर और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों के मध्य बनने वाले कोण के ऊपर। इसी के आधार पर हमने विद्युत फ्लक्स का एक छोटा सा वैल्यू लिया और छोटा सा मान लिया इसका चिन्ह कब कब परिवर्तित होता है, किस किस प्रकार से परिवर्तित होता है। अब यहां छोटा सा पॉइंट आता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका मात्रक क्या रहेगा, कैसे इसके मान को निर्धारित करेंगे, किस प्रकार से इसके मान को मापेंगे। तो बेटा मैंने आपको या कोई भी टीचर आपको सबसे पहले कक्षा 11वीं में जब पढ़ाता है तो एक चीज बताता है, मात्रक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी आप उसका सूत्र पढ़ते हो उसको लिख दो, और जो भौतिक राशियां उसमें काम में ली जाती हैं उन भौतिक राशियों के सीधे सीधे मात्रक लिखते जाओ। जो आ रहा है एक का मात्रक लिखो, दूसरे का लिखो, तीसरे का लिखो, फिर उनको तोड़ करके अगर आप नया मात्रक निर्धारित कर सकते हो, नई भौतिक राशि निर्धारित कर सकते हो तो उसे कर दो। उन दोनों कामों को करने के बाद लास्ट में चलेंगे ऐसे चलते रहेंगे और लास्ट में जाके बिल्कुल एक मात्रक शेष बच जाएगा और वो अंतिम मात्रक कहलाता है। तो यहां मैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाल रहा हूं। किसका मात्रक निकाल रहा हूं बेटा? विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या बनेगा? देखो विद्युत फ्लक्स क्या है, पहले उसका सूत्र लिख दें यहां पे। तो विद्युत फ्लक्स बराबर सूत्र में बता दूं आपको, विद्युत क्षेत्र और डॉट में क्या होता है अपने पास? क्षेत्रफल, यानी कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल का मान क्या होता है? विद्युत फ्लक्स। तो फ्लक्स का मात्रक निकालना तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक और क्षेत्रफल का मात्रक, दोनों मात्रक अलग अलग काम में ले लिए जाएंगे। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया? विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो आगे तो किसका हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र का मात्रक गुणा, अब किसका लिख सकता हूं यहां पे? क्षेत्रफल का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको बता रखा है क्या होता है बेटा? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या आता है? मीटर स्क्वायर। अब देखो मैं मात्रकों को तोड़ते हुए चलूंगा, तो मैं यहां कर देता हूं न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर को कर देता हूं मीटर गुणा मीटर। तो इसको क्या लिख दिया जाता है? मीटर, और गुणा में क्या कर दिया? मीटर। मीटर गुणा मीटर, और बटे में क्या आ रहा है अपने पास? कूलाम। अब देखो न्यूटन मीटर, न्यूटन क्या होता है? बल, और मीटर क्या होता है? दूरी, विस्थापन, पथ लंबाई। तो बल और इनटू में विस्थापन, बल गुणा विस्थापन किसका मात्रक होता है बेटा? ये कार्य को कहते हैं बल गुणा विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या है? मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर की जगह पे कार्य आ रहा है, कार्य का मात्रक लिख सकते हो, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो इस न्यूटन गुणा मीटर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? जूल। क्या लिख दिया बेटा? जूल, और इनटू में क्या आ गया? मीटर, और बटे में क्या आ गया? कूलाम। जूल गुणा मीटर बटे कूलाम। तो इसको लिख सकते हैं जूल मीटर प्रति कूलाम। अब एक आगे आ जाता है वोल्ट। जब विभव की परिभाषा अपन पढ़ के आते हैं, विभव,
तो विभव में क्या जान के आए, विभव बराबर क्या होता है, कार्य, और बटे में क्या आता है बेटा, आवेश। कार्य और बटे में क्या आता है, आवेश। तो विभव में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो जूल प्रति कूलम जो यहां पे लिखा हुआ है, जूल प्रति कूलम की जगह क्या लिखा जा सकता है, वोल्ट। जूल प्रति कूलम की जगह क्या लिखा जा सकता है, वोल्ट। तो जो फ्लक्स का मात्रक आ रहा है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक आ रहा है, फ्लक्स का मात्रक अब क्या बन गया, देखो यहां पे विद्युत फ्लक्स की बात कर रहा हूं, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या बन गया, जूल प्रति कूलम की जगह क्या लिखा जाएगा, वोल्ट, और पीछे क्या रह गया, मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या प्राप्त हो जाता है, वोल्ट मीटर। क्या प्राप्त हो जाता है, वोल्ट मीटर। तो इस प्रकार से विद्युत फ्लक्स है। और विद्युत फ्लक्स में आपको चार चीजें मैंने बताया, विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, इसकी डिपेंडेंसी, इसकी किस किस बात पर डिपेंड करता है, और उसकी कब वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाता है, कब वैल्यू को नेगेटिव लिया जाता है। इनके बाद में यहां पर इसका अलग से निकाला गया विद्युत फ्लक्स का मात्रक, मात्रक या यूनिट। अब अगर मान लो अपन को विद्युत फ्लक्स को मापना है, तो मापने के लिए कोई ना कोई एक मानक पैमाना होना चाहिए, और विद्युत फ्लक्स को मापने का मानक पैमाना क्या होता है, वोल्ट मीटर। मानक पैमाना क्या होता है बेटा, वोल्ट मीटर। इसके बाद दो नोट आपको मैं यहां बता दूं, एक जो नोट में वो ये कि जो विद्युत फ्लक्स है, ये क्या बेटा, विद्युत फ्लक्स, इस विद्युत फ्लक्स को विद्युत अभिवाह भी कह देते हैं। विद्युत फ्लक्स को क्या कह देते हैं, विद्युत अभिवाह। कई बार आपसे न्यूमेरिकल वगैरह में सवाल में आएगा, पूछ लेगा, और पूछ लिया जाएगा सीधा सीधा पॉइंट आपसे। अब आप बोलेंगे गुरुजी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, भाई अपने को विद्युत क्षेत्र का मान दे दिया, क्षेत्रफल का मान दे दिया, और सीधा सा सवाल पूछ लिया गया कि विद्युत अभिवाह का मान ज्ञात कीजिए। अब आप सोचने लगे विद्युत फ्लक्स का तो हमको पता है, या किसी अन्य भौतिक राशि का निकाल सकते हैं, ये विद्युत अभिवाह कहां से आ गया, तो विद्युत अभिवाह विद्युत फ्लक्स को ही कह देते हैं। ठीक बेटा, विद्युत फ्लक्स के बारे में यहीं तक का है। आगे पढ़ने के लिए रोजाना हम एक एक टॉपिक डालेंगे, और जैसा कि पहले वाले चैप्टर में हमने किया था, पहला चैप्टर डाला, उसके बाद टेस्ट ले लिया, उसी प्रकार से इस चैप्टर को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम इसका भी टेस्ट लेंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या रहे, किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या रहे, कोई बात समझ में नहीं आए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं उसको आपको पहले ही बता चुका हूं, वीडियो बना करके उस समस्या का समाधान करूंगा। और दूसरी एक समस्या यहां पर आई है, कुछ बच्चों ने एक दूसरे को, जो उनके मित्र हैं, बताया ही नहीं है कि सर क्लास ले रहे हैं। यूट्यूब पे उन्होंने चैनल बना लिया है, और यूट्यूब पे चैनल के द्वारा वो पढ़ा रहे हैं, या अपने टॉपिक्स का डिस्क्रिप्शन या समझा के उनको डाल रहे हैं। ये बच्चों ने एक दूसरे को बताया ही नहीं है। बेटा एक दूसरे को सबको बताओ, जिससे सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा। भाई ऐसा थोड़ी है कि मैं केवल मेरा फायदा सोचूं, अकेले की तरफ मत जाओ, सभी बच्चों को फायदा होना चाहिए। तो आप अपने जितने भी भाई बंधु उपस्थित हैं, सबको इसके बारे में जानकारी दें, चैनल को सब्सक्राइब करवा लें, जिससे कि वीडियो का पता आपको चलता रहे। ठीक बेटा, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, बचा हुआ कल करें।